नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने जिस तरह कोविड महामारी से निपटा है, उससे स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा गर्व महसूस करती होगी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश। लोकसभा में नए कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष के शोरगुल के कारण सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित। देश में अब तक 45,93,000 लोगों को कोविड टीका लगाया गया। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.13% हुई। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कल चेन्नई में खेला जाएगा। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चौरी चौरा की घटना विदेशी शासन के दौरान पुलिस स्टेशनों को आग लगाए जाने की अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता के आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश की धरती में शहीदों का खून समाया हुआ है और वो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। सामूहिकता के जिस शक्ति ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा था, वही शक्ति भारत को दुनिया की बड़ी ताकत भी बनाएगी। सामूहिकता की यही शक्ति आत्मनिर्भर भारत अभियान का मूलभूत आधार है। इस देश को 130 करोड़ देशवासियों के लिए भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं और पूरे वैश्विक परिवार की भलाई के लिए भी। आप कल्पना करिए, इस कोरोना काल में जब भारत ने 150 से ज्यादा देशों के नागरिकों की मदद के लिए जरूरी दवाइयां भेजी, जब भारत मानव जीवन की रक्षा को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर को वैक्सीन पहुंचा रहा है, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जहां भी उनकी आत्मा होगी, जरूर गर्व महसूस होता होगा। श्री मोदी ने कहा कि चौरी चौरा के शहीदों को इतिहास में भले ही उचित स्थान न मिला हो, लेकिन उनका बलिदान अमर रहेगा। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं और ये शताब्दी वर्ष अपने महान सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अच्छा अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौरी चौरा की घटना को शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जाना उत्तर प्रदेश सरकार की सराहनीय पहल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई विशेषज्ञों का मानना था कि सरकार कोविड महामारी के दौर में हुई नुकसान की भरपाई के लिए नागरिकों की कर में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन हाल के बजट में एक भी नया कर नहीं लगाया गया है। बजट के पहले कई दिग्गज ये कह रहे थे कि देश ने इतने बड़े संकट का सामना किया है, इसलिए सरकार को टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा, देश के आम नागरिक पर बोझ डालना ही होगा, नए नए कर लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन इस बजट में देशवासियों पर कोई बोझ नहीं बढ़ाया गया, बल्कि देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ज्यादा से ज्यादा खर्च करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की वजह से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है और किसानों ने उत्पादन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। ये विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश 2021 का स्थान लेगा।
इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के जम्मू कश्मीर काडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश के काडर के साथ मिलाया गया है। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को संशोधित करने के लिए पिछले महीने अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए थे। लोकसभा में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष के शोर शराबे के बाद सदन की कार्यवाही आज कई बार स्थगित किए जाने के बाद रात 8:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्तेजित सदस्यों को यह कहते हुए व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील की कि उन्हें अपने प्रश्न उठाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, लेकिन सदस्यों ने शोर शराबा जारी रखा। निर्वाचन आयोग ने आज राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की। इनमें 2 सीटें गुजरात की और 1 असम की है। गुजरात की दोनों सीटें भाजपा के अभय भारद्वाज और कांग्रेस के अहमद पटेल के निधन से खाली हुई हैं। असम की सीट बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के बिस्वजीत डेमरी के इस्तीफे के कारण खाली हुई है। उपचुनाव की अधिसूचना इस महीने की 11 तारीख को जारी होगी और 1 मार्च को चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग ने संबंधित पार्टियों से कहा है कि वो राज्य सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। दिल्ली पुलिस ने आज किसान आंदोलन पर जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के हाल के ट्वीट के साथ साझा किए गए निंदनीय टूल किट बनाने वाले लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने ऐसे लोगों पर धारा 153A और 120B के तहत आरोप लगाए हैं। धारा 153A धर्म और नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता भड़काने और धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। 18 वर्ष की थनबर्ग ने पहले एक ट्वीट के साथ ये टूल किट पोस्ट की थी और बाद में तुरंत उसे डिलीट कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने कृषि सुधारों की दिशा में भारत के उपायों को स्वीकार किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के बयान पर संवाददाताओं के सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसी टिप्पणियों को इस संदर्भ में देखना महत्वपूर्ण है जिसमें वो की गई हैं और उन्हें समग्र रूप में ही लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी विरोध को भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने और राजनीतिक व्यवस्था तथा गतिरोध दूर करने के लिए सरकार और संबंधित किसान समूहों के प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि भारत और अमेरिका गतिशील लोकतंत्र हैं और दोनों के साझा मूल्य हैं। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को ऐतिहासिक लाल किले पर हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं पर भारत में उसी तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं हुई हैं जैसी कि 6 जनवरी को कैपिटल हिल की घटनाओं पर हुई थी और उन्हें स्थानीय कानूनों के अनुसार निपटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ भागों में इंटरनेट सुविधा के संबंध में अस्थायी उपाय हिंसा की किसी भी भावी घटना से बचने के लिए किए गए थे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग निहित स्वार्थी तत्वों के झूठे नैरेटिव्स को खारिज करने के विषय पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से 9:45 तक FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। देश में कोविड टीका लगवाने वालों की संख्या 45,93,000 से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में निजी क्षेत्र के 1,239 और सार्वजनिक क्षेत्र के 5,912 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। वैक्सीनेशन करने में हमारा देश विश्व में सबसे तेजी से वैक्सीनेशन करने वाला देश था। पहले 4 मिलियन वैक्सीनेशन करने में हमें 18 दिन लगे हैं। ये विश्व का सबसे कम समय है। 97% ऑफ द पीपल वर सेटिस्फाइड विद ओवरऑल वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस। अभी तक हमने 43,91,826
हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया है, विच इज 45% ऑफ द यूनिवर्स। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कोविड टीके लगवाने वाले 97% लोग संतुष्ट हैं। ये परिणाम सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के फीडबैक प्लेटफॉर्म के जरिए टीके लगवाने वाले लोगों के पंजीकरण पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, जहां 18 दिन में ही 73% स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जा चुके हैं। श्री भूषण ने कहा कि इस समय इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1,60,000 से कम है, जबकि कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.13% हो गई है। श्री भूषण ने कहा कि रोजाना संक्रमित हो रहे लोगों की संख्या भी लगातार कम हो रही है और दैनिक मृत्यु के आंकड़े भी लगातार घट रहे हैं। तीसरे राष्ट्रीय सेरो सर्वे के बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महासचिव डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि 17 दिसंबर से 8 जनवरी तक सर्वेक्षण में शामिल 21.5% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि शहरी झुग्गी बस्तियों में 31.7%, अन्य शहरी इलाकों में 26.2% और ग्रामीण क्षेत्रों में 19.1% लोगों में एंटीबॉडीज मिली हैं। A large proportion of our population still remains vulnerable, and prevalence amongst healthcare workers is 25.7%. And more important to remember that prevention is the key. Vaccines are necessary, and we have to have no complacency in terms of use of masks, maintaining distance, hand hygiene, and social gatherings. ब्रिटेन ने आज फाइजर इंक और एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन का संयुक्त परीक्षण शुरू किया। इस परीक्षण के तहत ये देखा जाएगा कि एक के बाद एक दोनों वैक्सीन देने पर प्रतिरोधी क्षमता पर क्या असर पड़ता है। इस परीक्षण के आरंभिक आंकड़े जून के आसपास मिलने की संभावना है। परीक्षण के तहत पहले फाइजर की वैक्सीन और उसके बाद एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दी जाएगी। 4 और 12 सप्ताह के अंतराल के बाद पहले एस्ट्राजेनेका और उसके बाद फाइजर की वैक्सीन दी जाएगी। भारत ने कहा है कि वो म्यांमार के घटनाक्रम पर नजदीकी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत और म्यांमार पड़ोसी हैं और उन्हें दोनों देशों की संस्कृति और लोगों के बीच पुराने संबंध हैं। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में आदान प्रदान के संबंध भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक सदस्य के तौर पर भी इस मुद्दे से जुड़ा है। भारत ने औषधि, जांच किट और वैक्सीन उपलब्ध कराकर कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष में म्यांमार की मदद भी की है। बेंगलुरु में चल रहे एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो के आज दूसरे दिन भारतीय लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन जारी रहा। तेजस, हेलीकॉप्टर ध्रुव, सूर्य किरण और सारंग की हवाई करतब टीमों ने दर्शकों को रोमांचित किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक R माधवन ने बताया कि 83 LCA मार्क IA की आपूर्ति का आदेश मिला है। श्री माधवन ने कहा कि प्रत्येक LCA मार्क IA पर 309 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि इसकी कम लागत के कारण ही दक्षिण पूर्व के देशों ने उन्हें खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा। पहले राज्यसभा। लेखक हैं PTI भाषा के अविनाश। राज्यसभा में आज भी राष्ट्रपति अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। चर्चा में विभिन्न विपक्षी दलों ने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोलते हुए मौजूदा आंदोलन से निपटने के तरीके पर सवाल उठाया। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने दावा किया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी प्रगति के लिए ही नए कानून लाए गए हैं। विपक्षी दलों ने सरकार से सवाल किया कि किसानों को आंदोलन करने की नौबत क्यों आई। इसके साथ ही विपक्षी दलों ने सरकार से अनुरोध किया कि वो किसानों के दर्द को समझे और उन्हें दूर करने की कोशिश करे। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐसे सुधारों का जिक्र किया था, लेकिन अब उसके सुर बदल गए हैं। चर्चा में भाग लेते हुए राजद सदस्य मनोज झा ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करने की जरूरत है।
मनोज झा ने कहा कि सरकार के खिलाफ हर बात देशद्रोह नहीं हो सकती और लोकतंत्र में आंदोलन की अहम भूमिका होती है। उन्होंने आंदोलन से निपटने के सरकार के तरीके को लेकर सवाल किया और कहा कि सरकार एकालाप को ही वार्तालाप का रूप दे रही है। भाजपा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नए कृषि कानूनों का बचाव करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानून इसलिए लाए गए हैं ताकि उनकी प्रगति हो सके। उन्होंने कहा कि देश को राजनीतिक आजादी करीब 70 साल पहले मिल गई थी, लेकिन किसानों को उनकी वास्तविक आजादी नहीं मिल पाई। भाजपा नेता ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को आजादी मिल सकेगी और वे देश भर में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे, जिससे उनकी आय भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस क्रम में कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि पार्टी ने 2019 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में कृषि सुधारों का वायदा किया था। चर्चा में भाग लेते हुए मनोनीत सदस्य स्वप्न दास गुप्ता ने कहा कि देश में हुई हरित क्रांति का लाभ पंजाब को विशेष रूप से मिला है और वहां इससे किसानों में खुशहाली आई है, लेकिन पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत का एक बड़ा हिस्सा उस क्रांति के लाभों से दूर रहा। दासगुप्ता ने कहा कि नए कानूनों से ऐसे किसानों को लाभ मिल सकेगा जो लाभ से वंचित रह गए हैं। नए कानूनों से न सिर्फ फसलों का मूल्यवर्धन हो सकेगा, बल्कि जरूरी आधारभूत ढांचे में भी सुधार होगा और भंडारण जैसी सुविधाएं बढ़ सकेंगी। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए हर क्षेत्र का विकास जरूरी है और इसके लिए पूर्वी क्षेत्र पर भी ध्यान देना जरूरी है। तेलुगु देशम पार्टी सदस्य के रविंद्र कुमार ने आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि ये पैसे की बर्बादी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की राजधानी अमरावती को स्थानांतरित किया जा रहा है और अमरावती परियोजना को रोक दिया गया है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेकुलर नेता एचडी देवगौड़ा ने किसानों को राष्ट्र की रीढ़ बताते हुए कहा कि उनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए और एक स्वीकार्य समाधान निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान जो कुछ हुआ उसमें असामाजिक तत्वों की भूमिका थी, जिसकी पूरे देश ने और सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की। उन्होंने दोषियों को सजा देने की मांग की और कहा, लेकिन किसानों के मुद्दे को इस घटनाक्रम से पूरी तरह अलग रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता हैं, उनकी तमाम परेशानियां हैं जिन्हें दूर किया जाना जरूरी है, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि सत्ता पक्ष की ओर से जितने भी वादे किए गए हैं, आज तक उनसे एक भी वादा पूरा नहीं किया गया, चाहे वो काले धन को वापस लाने का वादा हो या भ्रष्टाचार समाप्त करने का या फिर 2 करोड़ रोजगार सृजन करने का वादा। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि तब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड को महामारी घोषित कर दिया था, तब भी सरकार नहीं जागी और इसकी वजह से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की उसकी कोशिश थी। डीएमके के एनआर इलांगो ने तीनों कृषि कानूनों को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कहा, तीनों कानूनों के लिए विधेयकों को जल्दबाजी में पारित कराना जरूरी नहीं था। किसानों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए, ये संघवाद के खिलाफ है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के बंदा प्रकाश ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने आम लोगों और किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं और राज्य में विभिन्न परियोजनाओं से रोजगार सृजन में भी मदद मिली है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विकास रंजन ने सवाल उठाया कि सरकार अध्यादेश का रास्ता या चर्चा कराए बिना विधेयकों को पारित कराने का रास्ता क्यों चुनती है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और किसान उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि किसानों के आंदोलन के दौरान कई किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन उनकी परेशानी दूर करने के बजाय उन्हें आतंकवादी कहकर अपमानित किया जा रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गरीबों सहित समाज के विभिन्न तबकों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया और कहा कि सरकार किसान हितैषी है। उन्होंने कहा कि इसी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। उन्होंने कहा कि ये सरकार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम कर रही है।
कांग्रेस सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि ये सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है और यही कारण है कि भाजपा हरियाणा में एक के बाद एक कई उपचुनाव हार चुकी है। चर्चा अधूरी रही। और अब लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा में आज भी विपक्षी दलों के सदस्यों ने विवादों में घिरे 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी की। आसन के समीप विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही प्रश्नकाल में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। हंगामे के बीच ही विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक विधेयक सदन में पेश किया। सदन की कार्यवाही शाम 4 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। हालांकि कांग्रेस, द्रमुक, वामदलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गए। सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस सदस्यों को अपने स्थान से विरोध करते देखा गया। हंगामे के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ प्रश्न लिए और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इनके उत्तर दिए। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से अपनी सीट पर जाने की अपील की। बिरला ने कहा कि आपके कई नेताओं ने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं चाहता हूं कि प्रश्नकाल चले। जनता ने आपको जिस लिए चुनकर भेजा उसको देखते हुए आपका ये व्यवहार उचित नहीं है। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वो अपनी सीट पर जाएं ताकि सदन सुचारू रूप से चले। उन्होंने कहा कि कार्यवाही के दौरान नारेबाजी करना और तख्तियां उछालना उचित नहीं है। हालांकि सदन में सामान्य व्यवस्था बनती नहीं देख बिरला ने सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। शाम 5 बजे सदन की बैठक पुनः शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी मीनाक्षी लेखी ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को एक विधेयक पेश करने की अनुमति दी। विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच ही प्रसाद ने मध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। हालांकि बीजू जनता दल के बी मेहताब ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया। उन्होंने पूछा कि मंत्री बताएं कि विधेयक लाने में इतनी गड़बड़ी क्या है। इस पर प्रसाद ने कहा कि विधेयक को पेश किए जाते समय इस संबंध में सदन के अधिकार पर प्रश्न उठाया जा सकता है, न कि विधेयक के गुण दोषों पर। लेखी ने सदन को सूचित किया कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदस्य पीके कुन्हालीकुट्टी ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। लेखी ने आसन के समीप नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर जाने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हंगामा थमता नहीं देख उन्होंने बैठक को शाम 6 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 2 बार के स्थगन के बाद लोकसभा की बैठक शाम 6 बजे पुनः शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे सदस्यों से कहा कि किसी भी विषय पर चर्चा करना आपका अधिकार है और इस अधिकार का आप इस्तेमाल कीजिए। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वो अपनी सीटों पर जाएं और चर्चा प्रारंभ कराएं। हालांकि शोर शराबा जारी रहा और व्यवस्था नहीं बनने पर अग्रवाल ने बैठक शाम 7 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। शाम 7 बजे भी शोर शराबा जारी रहने के कारण पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने बैठक शाम 8:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब कुछ और समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र के संसाधनों और प्रयासों में तालमेल के लिए इन देशों को स्वदेशी हथियार प्रणाली की आपूर्ति के लिए तैयार है। बेंगलुरु में आज हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र और रक्षा उद्योग विदेशी कंपनियों को सहयोग के लिए आकर्षक अवसर उपलब्ध कराते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने पर बल देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की तटीय सीमा 7,500 किलोमीटर लंबी है और क्षेत्र के सभी देशों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। The ancient Indian concept of Vasudhaiva Kutumbakam means the whole world is a family. The Indian Ocean region has always enjoyed a place of prominence in global strategy. Many extra-regional powers, nations have established a presence in the region to safeguard their strategic interests and assist Indian Ocean region littorals in overcoming challenges in the maritime domain. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी संगीत घराने के पंडित भीमसेन जोशी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी।
श्री मोदी ने ट्वीट कर संस्कृति और संगीत जगत में पंडित भीमसेन जोशी के महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके संगीत को दुनिया भर में लोकप्रियता मिली। सुर की नदियां हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल सुबह 9 बजे से हिंदी और अंग्रेजी में FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारतीय टीम पिछले 22 साल से इस मैदान पर एक भी टेस्ट मैच नहीं हारी है। इंग्लैंड की टीम ने अंतिम बार चेपॉक में 1985 में जीत हासिल की थी। इसके बाद भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ इस मैदान पर लगातार 3 टेस्ट मैच जीते थे। चेपॉक में भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 9 टेस्ट खेले गए हैं। इसमें भारतीय टीम ने 6 मैचों की जीत हासिल की है। इंग्लैंड ने 2 टेस्ट जीते जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा। भारत और इंग्लैंड के बीच इस स्टेडियम में आखिरी टेस्ट मैच 2016 में खेला गया था। 10 महीने 26 दिन के बाद भारत में कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में 2-1 से हराकर टेस्ट श्रृंखला जीतकर घर वापस लौटी है। वहीं इंग्लैंड की टीम श्रीलंका को उसके घर में 2-0 से हराकर भारत आई है। समाचार कक्ष से मैं चारू सक्सेना। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों से सुरक्षा के प्रयास के तहत फैक्ट चेक और मिथ बस्टर्स का प्रसारण किया जाता है। सरकार ने YouTube वीडियो में किए जा रहे इस दावे का खंडन किया है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ने बिना किसी परीक्षा के 8 लाख से अधिक पदों के लिए सीधी भर्ती की घोषणा की है। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने इस दावे को फर्जी बताया है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ने अब तक किसी सरकारी पद के लिए ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया है। राष्ट्रपति भवन इस शनिवार से आम जनता के लिए फिर से खुल रहा है। कोविड महामारी के कारण ये पिछले वर्ष 13 मार्च से बंद था। लोग सरकारी अवकाश को छोड़कर प्रत्येक शनिवार और रविवार को राष्ट्रपति भवन देख सकेंगे। इसके लिए president.nic.in या राष्ट्रपति सचिवालय.gov.in पर ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। इस पहले की तरह प्रत्येक दर्शक को 50 रुपये का पंजीकरण शुल्क देना होगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 359 अंक उछलकर 50,614 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 103 अंक बढ़कर 14,896 पर पहुंच गया। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में कल हल्का कोहरा छाया रह सकता है। तापमान 9 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। चेन्नई में सुबह धुंध या कोहरा छाया रह सकता है और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 22 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में हालांकि आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और अधिकतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में भी आसमान साफ रहेगा और दोपहर या शाम के बाद कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 7 और 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। लेह में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 11 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में भी कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और अधिकतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 4 और अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने कोविड महामारी से जिस प्रकार निपटा है उससे स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा गर्व महसूस करती होगी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश। लोकसभा में नए कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष के शोरगुल के कारण सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर ग्रेटा थनबर्ग द्वारा साझा की गई निंदनीय टूल किट बनाने वाले लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की।
देश में अब तक 45,93,000 लोगों को कोविड टीका लगाया गया। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.13% हुई और भारत और इंग्लैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कल चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।